Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 4 in your history book, Tribals, Dickers and a Vision of a Golden Age. ठीक है, जिसमें हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं कि कौन कौन से एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, क्यों वो मनी लैंडर्स को और ट्रेडर्स को और ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी समझते थे। उनको क्यों लगता था कि जितनी भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनका रीज़न ये तीनों ही है, ब्रिटिशर्स, मनी लैंडर्स एंड द ट्रेडर्स। ठीक है, और किस तरीके से जो ट्रेडर्स थे वो सस्ते रेट पे कोकोस को उनसे खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई रेट पे सिल्क को बेचते थे। इनकी लाइफ किस तरीके से मिजरेबल बनी हुई थी, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टडी फर्दर। ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 47, फर्स्ट पैराग्राफ। द सर्च फॉर वर्क। The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. अब क्या हो रहा था, देखो हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, फॉरेस्ट लॉज चेंज कर दिए थे, फॉरेस्ट के रूल्स बदल दिए थे। ठीक है, अब क्या था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज उन्होंने कर दिया था जहाँ पे रह के ट्राइबल्स लोग जो है सर्वाइव कर सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि जो है बहुत ज़्यादा वो परमिशन नहीं देते थे ब्रिटिशर्स की ट्राइबल्स लोग जो है पहले शुरू से जो फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं वो उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये लोग जो अगर फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे तो उनको काम की तलाश में फॉरेस्ट से निकल के बाहर आना पड़ता था। तो जिन लोगों को अपनी फॉरेस्ट छोड़ के काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ता था, दूसरी जगह काम ढूंढने जाना पड़ता था, उनकी कंडीशंस और भी ज़्यादा मिजरेबल दयनीय हो रही थी। ठीक है, From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. अब 19th century के एंड होते होते क्या हो रहा था, टी प्लांटेशन यानी कि चाय की बागवानी और माइनिंग यानी कि खदानों का जो काम होता है वो इंडस्ट्री जो है उभरने लगी थी। यानी कि ये दोनों इंडस्ट्रीज में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे, ज़्यादा इसमें काम होने लगा था। कौन कौन सी दो इंडस्ट्री, एक तो टी प्लांटेशन की और दूसरी माइनिंग की। ठीक है, Tribals were recruited in large numbers to work the tea plantation of Assam and coal mines of Jharkhand. अब क्या होता है, देखो जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगती हैं वो फ्लरिश करने लगती है तो वहाँ पे वर्कर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। दो नाम यहाँ पे आपको बताए हैं। असम में क्या होती थी, टी प्लांटेशन, याद रखना है आपको, और झारखंड में हो रहा था कोल माइनिंग। झारखंड में कोल माइनिंग के लिए और असम में टी प्लांटेशन के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको किनकी ज़रूरत होती थी, उनको जो है वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। और ज़्यादातर वर्कर्स जो है किनको रिक्रूट किया जाता था, लार्ज नंबर में ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाता था इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevent them from returning home. अब क्या हो रहा था, देखो कि इन लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट नहीं किया जाता था। रिक्रूट मतलब इनको डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाता था, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदारों के थ्रू इनको जो है इन इंडस्ट्रीज में काम पे लगाया जाता था। अब जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, वो क्या करते थे, इनको बहुत ही कम जो है वेजेस इनको पे करते थे। ठीक है, जिनसे इनकी कंडीशन जो है और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। दूसरा वो लोग क्या करते थे, जो ठेकेदार थे, इन लोगों को जो है वापस अपने घर जाने भी नहीं देते थे कि ये लोग ये काम छोड़ के वापस से अपने घरों में चले जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें इनकी कंडीशन को और भी ज़्यादा खराब कर रही थी। क्योंकि पहली चीज़ तो यही थी कि इन लोगों को इनके घर से निकाल दिया गया था। इनका घर क्या था, फॉरेस्ट था। ठीक है, वहाँ से अंग्रेजों ने निकाल दिया, बाहर काम की तलाश में गए तो जो ये ठेकेदार थे, ये लोग इनका इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कि बहुत कम मजदूरी में इनको जो है काम करना पड़ता था। ठीक है, a closer look. Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws. उससे पहले एक बार हम जरा ये पिक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, दो जो है कोल माइनिंग में काम करने वाले मजदूरों की पिक्चर है ये। कोल माइनर्स ऑफ बिहार इन 1948, कोल माइंस हैं बिहार की, वहाँ की 1948 की ये पिक्चर है जहाँ पे मजदूर जो है कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं।
In the 1920s, about 50% of the miners in the झरिया and रानीगंज coal mines of Bihar were tribals, यानी कि झरिया और रानीगंज में जितने भी माइंस में काम करने वाले मजदूर थे उनमें से 50% लोग जो है ये ट्राइबल्स ही होते थे। ठीक है, यानी कि कुल मजदूर जितने थे इन कोल माइंस में उनमें से 50% लोग तो ये ट्राइबल्स ही थे। ठीक है, यही लोग काम कर रहे थे वहाँ। वर्क डीप डाउन इन द माइंस in the dark and suffocated mines was not only backbreaking and dangerous, it was often literally killing. क्या कह रहे हैं देखो कि ये जो खदानें होती हैं, कोयले की जो माइंस होती है, इनमें नीचे उतर के काम करना, जो कि बहुत अंधेरा होता है इन माइंस में, ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा सफोकेटेड होती है, यानी कि वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे जगह पे उतर के काम करना ना सिर्फ उनके लिए बैक ब्रेकिंग मतलब कष्टदायी क्यों था, क्योंकि एक तो उनको वहाँ से निकाल के कोयला लेके आना पड़ता था, इतने नीचे खदान में उतरते थे वो लोग जिसमें बहुत अंधेरा होता था और सांस लेना भी मुश्किल होता था। ठीक है, तो वहाँ से उनको इतना सारा जो है वेट कैरी करके लेके आना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जो बैक ब्रेकिंग तो था ही, साथ में ये बहुत डेंजरस भी था। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा था, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे सफोकेट होकर मर रहे थे। ठीक है, इन द 1920s over 2000 workers died every year in the coal mines in India. क्या कह रहे हैं ये देखो, 1920 में कम से कम 2000 वर्कर्स हर साल कोल माइंस में इंडिया में मर रहे थे। ठीक है, उस समय में जब कोल माइंस का काम शुरू हुआ था तो हर साल लगभग 2000 मजदूर जो है कोल माइंस में काम करते हुए मर जाते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी जो है डेंजरस कंडीशंस में ये लोग काम करते थे। क्लोजर लुक देखते हैं। थ्रू द 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws. अब क्या होता है देखो, जहाँ भी लोगों को दबाया जाता है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं, तो एक समय के बाद एक पॉइंट ऑफ ऐसा आता है, सेचुरेशन का पॉइंट, जहाँ पे लोग फिर रिबेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि विद्रोह करना शुरू कर देते हैं कि अब वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, विद्रोही हो जाते हैं। तो सेम ट्राइबल लोगों के साथ भी हुआ कि 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते ये लोग भी रिबेलियन होने लगे थे। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल अगेंस्ट चेंजेस इन लॉज, यानी कि कानूनों में जो बदलाव हुए थे उनके अगेंस्ट ये लोग रिबेल करने लगे थे। द रिस्ट्रिक्शंस on their practices, the new taxes they had to pay and the exploitation by traders and money lenders. क्या क्या हुआ था देखो, उनकी प्रैक्टिसेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, क्या प्रैक्टिस थी उनकी? उनकी प्रैक्टिस ये थी कि वो जंगलों में रहते थे और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसको वो लोग अपने लिए, अपने लाइफ के लिए यूज़ करते थे। तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था अब आप लोग जो है जंगलों में नहीं रह सकते। तो उनकी जो प्रैक्टिस थी, जूम कल्टिवेशन पे बैन लगा दिया था, तो इसके खिलाफ इन लोगों ने रिबेल किया। दूसरा था कि जो नए टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जा रहे थे वो, उससे ये लोग परेशान थे। और दूसरा, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स इनको परेशान कर रहे थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कि इनको क्या करते थे, वो पैसे देते थे, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि इनको पैसे देते थे और बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे इनसे जो है वापस जो है रीपे करवाते थे। और दूसरी बात ये थी कि इनसे जो सामान ट्रेडर्स खरीदते थे वो बहुत सस्ते दामों में खरीदते थे, इनको पूरे पेमेंट नहीं मिलती थी और बहुत ऊंचे दामों में उनको हैवी प्रॉफिट्स पे सेल आउट करते थे। इन सारी बातों के लिए ये सब लोग जो है ट्राइबल लोग रिबेल करने लगे थे। द कोल्स रिबेल इन 1831-32। कोल्स जो प्रजाति थी उन्होंने 1831-32 में रिबेल करा, विद्रोह करा। संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855। संथाल जो ग्रुप था उसने 1855 में विद्रोह किया। द बस्तार रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। 1910 में संथाल जो बस्तार जो ग्रुप था ट्राइबल्स का, उन्होंने सेंट्रल इंडिया में जो है विद्रोह किया। एंड वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। बिरसा के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो बिरसा ने जो मूवमेंट शुरू किया था वो ऐसा ही एक मूवमेंट था, इसी तरीके का। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा, बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s। 1870 के बीच में वो जो है मिड में वो पैदा हुआ था। द सन ऑफ अ पुअर फादर, ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ गोहोंडा ग्रेजिंग। देखो, एक बहुत ही गरीब पिता के घर में वो पैदा हुआ था, जंगलों में। कहाँ के जंगलों में? गोहोंडा के जंगलों में। ग्रेजिंग शिप, भेड़ों को चराता था वो। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाता था। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, लोकल जो अखाड़े होते थे वहाँ पे वो डांस करता था। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी,
His father had to move from place to place looking for work. अब गरीबी की वजह से उसके पापा को काम की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। As an adolescent, Birsa heard tales of Munda uprising of the past and saw the Siddharths, leaders of the community, urging the people to revolt. अब जब adolescent मतलब जब वो किशोरावस्था में था, बड़ा हो रहा था, तो वो क्या स्टोरी सुनता था, उसने मुंडास के जो है अपराइजिंग, मुंडास की जो अपराइजिंग थी, यानी कि उनका जो उठना था अपने गरीबी से, अपने दिक्कतों से, आंदोलन के थ्रू जो वो लोग उठे थे, राइज किया था उन्होंने, उसके बारे में स्टोरीज वो सुनता था कि किस तरीके से जो सिद्धार्थ यानी कि जो लीडर्स होते थे इनकी कम्युनिटी की, वो उन्होंने लोगों को अर्ज किया था, यानी कि लोगों को बोला था कि आप उठो और विद्रोह करो अपनी कंडीशंस को सुधारने के लिए। ठीक है। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ डिकस एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। अब कहानियों में वो क्या सुनता था, वो ये सुनता था कि एक ऐसा गोल्डन एज थी, यानी कि एक ऐसा सुनहरा एक पास्ट में एक टाइम था जब जब मुंडास जो प्रजाति थी, वो जो डिकस कौन होते हैं, जो आउटसाइडर्स थे, उनकी उनसे जो है बिल्कुल फ्री था, इन लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं था इनके ट्राइबल ग्रुप में। एंड सेड दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन एंड द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। इनको उम्मीद थी कि आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा तो जो इनके पूर्वजों के जो राइट्स है, यानी कि जो भी चीज़ें अपने ग्रुप में रहते हुए करते थे अपने ट्राइबल ग्रुप में, वो फिर से रिस्टोर हो जाएंगे, यानी कि फिर से वो अपना काम जो पहले करते थे स्वतंत्रता से करने लगेंगे। मतलब इनको उम्मीद थी कि आगे चल के एक ऐसा पीरियड आएगा कि इनकी लाइफ जो है पहले की तरह वापस से हो जाएगी। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region. वो लोग अपने आप को किस तरीके से देखते थे कि हम उन लोगों के जो है वंशज हैं जो ओरिजिनली यहाँ पे आके सेटल हुए थे। ठीक है। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, जिन्होंने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, मुल्क की लड़ाई जिसको बोलते थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, जो कि लोगों को ये याद दिलाता था कि अपने किंगडम को, अपने राज्य को वापस पाने के लिए किस तरीके से लड़ाई की थी। ठीक है। Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it had said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. अब मुंडा जो है लोकल अपने ही कम्युनिटी के स्कूल में जाता था, जहाँ पे उसी की कम्युनिटी के बारे में पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे भी वो लगातार यही सुनता रहता था कि एक ऐसा समय आएगा कि वो लोग जो उनकी कम्युनिटी है, मुंडा कम्युनिटी है, वो फिर से अपनी पावर को रीगेन कर लेगी, अपनी पुरानी जो किंगडम है, किंगडम ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का जो राज्य है, वो उन लोगों को वापस मिल जाएगा एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट, और जो भी अधिकार उनके छिन चुके हैं वो सारे अधिकार इनको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। ये सब कैसे पॉसिबल होगा, अगर वो लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे और अपनी बुरी आदतों को जो है छोड़ देंगे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, मतलब एक वैष्णव प्रीचर यानी कि वैष्णव एक शिक्षक थे, उनके साथ भी बिरसा ने काफी समय बिताया। He wore the sacred थ्रेड, वो अब वैष्णव क्या होती है, वो एक जो सफ़ेद रंग के एक जो धागा, जो सेक्रेड थ्रेड यानी कि पवित्र धागा जो वो पहनते हैं, तो वो भी वो पहनता था। एंड बिगिन टू वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, यानी कि अब क्या था वो, क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति में रहता था, तो वो भी क्या था, उसका मन भी बहुत ज़्यादा पवित्रता की ओर चला गया था। वो सेक्रेड जो धागा होता है उसको पहनता था और पवित्रता की ओर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान था। ठीक है। उस तरीके की मतलब उसकी मेंटालिटी ग्रो हो रही थी। यहाँ पे आपको स्टोरी के थ्रू यही बताया है कि किस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी, कैसा उसका सारा इन्वायरमेंट था। ठीक है। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing years. ठीक है। अपने बढ़ते हुए उम्र में वो क्या है, उसके पास वो बहुत सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो रहा था जो भी उसके आसपास होते थे। ठीक है। His movement was aimed at रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, उसके मूवमेंट का, उसका जो आंदोलन था, उसका मेन एम क्या था कि अपनी कम्युनिटी के यानी कि ट्राइबल सोसाइटी के रिफॉर्मिंग करना, यानी कि जो भी उसकी कम्युनिटी में पहले होता था, उसके ट्राइबल ग्रुप में होता था, उनको दोबारा से एस्टेब्लिश करना।
He urged the मुंडास to give up drinking liquor. उसने अपने ग्रुप यानी कि मुंडास से कहा कि आप लोग शराब पीना छोड़ दें, clean their villages, अपने गांव को जो है साफ रखें, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionary and Hindu landlords. अब देखो क्या था कि बिरसा जो है अपने एक तरीके से मतलब क्योंकि वो काफ़ी सारे ऐसे लोगों की जो है कांटेक्ट में रहा था, उनकी कंपनी में रहा था, जहाँ उसके विचार तो बहुत पवित्र हो गए थे कि वो कहता था कि इस तरीके के काम जो है शिकार करना ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, अपने गांव को साफ रखो, ठीक है, शराब पीना छोड़ दो। लेकिन साथ ही साथ क्या था, वो जितने भी हिंदू मनी लैंडर्स थे उनके खिलाफ था, जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू जिनके पास ज़मीन थी उनके भी खिलाफ था, जितने भी मिशनरीज थे यानी कि क्रिश्चियंस की जो मिशनरीज थी उनका भी विद्रोह करता था। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूइनिंग द मुंडास वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सब क्या समझता था वो इन लोगों को कि ये सब जो है उसकी उनकी जो कम्युनिटी है, मुंडास की जो कम्युनिटी है उसके लिए ये आउटसाइडर्स है, मिशनरीज हुए चाहे वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुए, ये हमारी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, हमारे लिए क्या है ये आउटसाइडर्स है, इसलिए वो इनको पसंद नहीं करता था। ठीक है। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहा कि टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि आओ हम मिलके जो है अपने जो हमारा वैभवशाली जो पास्ट था, ग्लोरियस पास्ट था, उसको हम दोबारा से अटेन करें। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, द सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ। अब वो लोगों को जो है गोल्डन एज के बारे में यानी कि सतयुग के बारे में बताता था। व्हेन मुंडास लिव द गुड लाइफ, जब मुंडास जो है एक अच्छी लाइफ जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स, एम्बार्कमेंट्स क्या होता है देखो कि अपने एरिया के चारों तरफ जो है कुछ इस तरीके की दीवारों जैसी चीज़ें बना लेना जिससे कि एक ज़मीन का एक पोर्शन है जो वो ये पता चले कि ये किसको बिलोंग करता है, तो उस तरीके के एम्बार्कमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते थे। टेप नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स, प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। मतलब जो भी जंगलों की जो लाइफ होती है कि किस तरीके से वो लोग प्लांटेशन करते थे, खेती करते थे, ऑर्चर्ड taped natural springs, planted trees and orchards, practice cultivation to earn their living। गाँव में जंगलों में रहते हुए जो भी काम कर रहे थे वो सारे वो उनको याद दिलाता है कि किस तरीके से हम लोग जो है प्लांटेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कल्टीवेशन करते थे और अपने जो है ट्राइब में रहते हुए हम अपना जो है लाइफ को अपनी अपनी ज़िंदगी को जो है जीते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रदर एंड रिलेटिव्स, यानी कि हम लोग किसी का को भी जो है मारते नहीं थे, किसी को भी किल नहीं करते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो लोग ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। अब बिरसा ये भी चाहता था कि लोग वापस से अपनी ज़मीनों पे सेटल हो जाएं, जो भी उनकी ज़मीन है वहाँ पे रहते हुए वो लोग खेती करना शुरू कर दें। बट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। अब जो बिरसा मूवमेंट था, बिरसा का जो आंदोलन था, उसने अंग्रेजों को क्यों दिखाया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, क्योंकि जो इसका पॉलिटिकल एम था बिरसा मूवमेंट का, उसने परेशान कर रखा था कि ये तो हमारी जो है राजनीति को ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ब्रिटिशर्स लोग उसको ये जो है डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एट सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। क्यों? क्योंकि जो बिरसा मुंडा है क्या कर रहा था, वो एक मूवमेंट चला रहा था ताकि जितने भी ये आउटसाइडर्स हैं, टिकर्स हैं, जितने भी चाहे वो मनी लैंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मिशनरीज हैं, गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, वो सब जो है इनके गांव से बाहर चले जाए, इनके अपने एरिया में जो है मुंडास का जो राज्य स्थापित हो जाए और बिरसा उनका हेड बन जाए। ठीक है। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी ऑफ मुंडास वर सफरिंग। ये सारे जो कारण थे, मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स, ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट, ये सब जो है मुंडास क्या समझते थे कि जो भी इनकी दयनीय हालत हुई है समय के साथ, उन सब के दोषी यही लोग हैं। ठीक है। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल सिस्टम। अब ये लोग क्या
कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इनकी जो ट्रेडिशनल लैंड प्रैक्टिसेस है कि किस तरीके से वो जो है जंगलों की ज़मीन पे रहते हुए कल्टीवेशन करते थे, पेड़ पौधों से अपने लिए सामान जो है रिसीव करते थे। पूरी तरीके से जो इनकी फॉरेस्ट लैंड थी वो ब्रिटिशर्स की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। जो जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मीन के मालिक हैं, और मनी लेंडर्स हैं, जितने भी जमींदार हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को उनसे छीन रहे हैं। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और जितने भी मिशनरीज हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनकी आलोचना कर रहे हैं, यानी इनको कह रहे हैं कि आपके प्रैक्टिसेस गलत हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे कि मूवमेंट स्प्रेड होता गया तो फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, ये तो चिंता की बात है, अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन इसके अगेंस्ट लेना पड़ेगा। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने क्या करा, 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। उन्होंने उसको किसके दोष में पकड़ लिया कि ये दंगे फैला रहा है, राइटिंग कर रहा है, और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। व्हेन बिरसा वॉज रिलीज्ड in 1897 he began touring the villages to gather support। अब 2 साल बाद जब 1897 में वो जेल से बाहर आता है तो वो फिर से घूमना शुरू कर देता है और लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करना, सपोर्ट लोगों का जुटाना शुरू कर देता है। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल। अब वो क्या करता है, अपने जो कम्युनिटी से उसके बिलोंग करते थे, ट्रेडिशनल जो उसके सिंबल्स थे, जो उसकी भाषा थी, उनको इस्तेमाल करता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा। और लोगों को कहता है कि आओ मिलकर रावण को जो है उनका नाश करें। रावण कौन थे इनके लिए, जो डिकस थे और जो यूरोपियन थे, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और कहता था कि आओ मैं जो मेरे लीडरशिप के अंदर, मेरे नेतृत्व के अंदर एक हम नए राज्य की स्थापना करें। बिरसा's followers began टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिको एंड यूरोपियन पावर। अब ये लोग क्या थे, जितने भी लोग जो बिरसा को फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया डिकस के सिंबल्स को और जो यूरोपियन पावर थी उनके सिंबल को। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन। अब इनके क्या क्या सिंबल थे, इनकी गवर्नमेंट में क्या आते हैं, चाहे वो इनकी पुलिस स्टेशन थे, चर्चेस थे। रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स की जो भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पर रेड डालने लगे, जमींदारों की ज़मीन को हड़पने लगे। तो इन्होंने जो भी मतलब आउटसाइडर्स थे, डिकस थे, यूरोपियन थे, इनकी प्रॉपर्टी को, चाहे वो पुलिस स्टेशन था या इनकी ज़मीनें थी, इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने एक सफ़ेद झंडा उठा लिया जो कि ये बताता था कि ये सिंबल है बिरसा राज का, यानी कि उन्होंने अपना एक झंडा भी बना लिया सफ़ेद रंग का जिसको प्रतीक मानते थे ये बिरसा राज का। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ क्लोरिया एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अब क्या हुआ, 1900 में क्लोरिया की वजह से, इस बीमारी की वजह से जो है बिरसा की डेथ हो गई। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट एट लीस्ट 2 years। हालांकि उसकी डेथ के बाद भी जो ये मूवमेंट था 2 साल तक ये चलता रहा। फर्स्ट इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकस। इसने जो है, इस आंदोलन ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो एक ऐसा कानून लेके आए जिससे आसानी से इन ट्राइबल लोगों की ज़मीनों को कोई भी हड़प नहीं सकता है, ठीक है। सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दूसरी बार उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि ट्राइबल लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सके, इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ वो लोग जो है प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और अपने गुस्से को कॉलोनियल रूल को, अंग्रेजों को दिखा भी सकते हैं। इस चीज़ को भी उन्होंने साबित करा। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ही ढंग से किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने क्या करा, अपने ही जो है रिचुअल्स बनाए और अपने ही स्ट्रगल के नए सिंबल्स बनाए और इस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाने के लिए जो है मजबूर करा, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी बिरसा के आंदोलन की, बिरसा के मूवमेंट की, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि जो ट्राइबल लोग थे वो लोग, उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस किया और बाद में किस तरीके से रिबेल करके उन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी हद तक अपनी मांगों को मनवा लिया, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है।